हम आपको बताएं तो मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट पूरा विस्तार से पढ़ा दिया था। और इसके बाद बात करें फाइनेंस मार्केट के बाद मैंने आपको कंपोनेंट्स बता चुका था, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। ये सेकंड पार्ट है हमारा वीडियो का। फिर मनी मार्केट के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी, फिर गवर्नमेंट वाइज इश्यूज और कॉर्पोरेट इशू बाय कॉर्पोरेट्स के बारे में चर्चा की थी। मनी मार्केट के बारे में फिर हमने रेपो मार्केट के बारे में, फिर रिवर्स रेपो मार्केट, फिर वीएस एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में, डब्ल्यूएमए के बारे में बात करी थी, फिर लाइबोर के बारे में, फिर माइबोर के बारे में, फिर कॉर्पोरेट्स के बारे में, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में चर्चा की थी। फिर कमर्शियल पेपर के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। कमर्शियल पेपर के बाद हमने कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये भी हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था। फिर हमने वाटरफॉल अप्रोच पढ़ लिया था। फिर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी। फिर इसके बाद चले हम तो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। फिर सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड के बारे में भी चर्चा की थी। फिर भारतीय कैपिटल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में, फिर मर्चेंट बैंक, फिर हेज फंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर म्यूचुअल फंड्स, और फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने आपको लगभग सारी चीज बता दी थी। फिर हमने डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। फिर डेरिवेटिव्स के बाद हमने फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स और फ्यूचर डेरिवेटिव्स की बात करी थी। फिर डिबेंचर्स की बात करी थी, और डिबेंचर्स के बाद डिबेंचर्स को हमने दो पार्टों में बांटा था, कन्वर्टेबल और नॉट कन्वर्टेबल। फिर शेयर, ठीक है, फिर शेयर्स के बारे में, फिर स्टॉक के बारे में बात की थी हमने। फिर ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, और ग्रीन बॉन्ड के बारे में हम पढ़ चुके थे। फिर हम पांडा बॉन्ड के बारे में पढ़े थे, और फिर हम उदय राशि मसाला बॉन्ड के बारे में भी स्टडी कर चुके थे। फिर भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में चर्चा कर चुके थे हम, जो बॉन्ड पूल के नाम से जाना जाता है। फिर हम इम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में भी विस्तार पूर्वक स्टडी कर चुके थे, और एलिफेंट बॉन्ड के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। बॉन्ड विद कॉल एंड पुट ऑप्शंस के बारे में भी, और नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे, और स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। उदय बॉन्ड के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे, जो डिस्कॉम से रिलेटेड है। महाराजा बॉन्ड के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। मुनि बॉन्ड के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। फिर अब हमारे पास आता है कि, या मैं आपको मुनि बॉन्ड से ही बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो अर्बन है ना, लोकल बॉडीज, वो जारी करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसने जारी किया था? बेंगलोर में। अब हम बात करते हैं कंसोल बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड? कंसोल बॉन्ड। और कंसोल बॉन्ड की बात करें तो कंसोल बॉन्ड की एक विशेषता है, ये जारी करता हूं मतलब जो खरीदते हैं उनकी मूल राशि वापस नहीं करनी होती है, बस एक ब्याज दिया जाता है, निरंतर इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है। अब जीरो कूपन बॉन्ड की बात करें तो ये डिस्काउंट पर इशू होते हैं, और इनकी जो फीस वैल्यू है ना, फीस वैल्यू पर इन्हें खरीद लिया जाता है। अर्थात आपका ये कोई, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये बॉन्ड है तो इसके अंदर लिखा हुआ है 50 रुपीज या 50 के, तो आपको है ना इससे कम, मतलब आपको ये मिल जाए लगभग 4.95 के पर, है ना। तो मतलब फिर आपको जब आप इसको है ना, मैच्योरिटी का पीरियड आएगा, जब भुनाने का समय आएगा, तो ये 50 के का ही भुना लिया जाएगा। और वाहक बॉन्ड, बेयर बॉन्ड, मतलब जो खरीदता है उसके पास नहीं रहता है कुछ भी, लेकिन जो बॉन्ड के पास, जिसका ये, जैसे जिसके पास ये बॉन्ड है, वही इसका मालिक होता है, वही इसे बुना सकता है। अब हम बात करें कि इसके अंदर हाँ एक और है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। कौन सा इंडेक्स? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। कैपिटल इंडेक्स की बॉन्ड की बात करें तो निवेशकों का मूलधन है जो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, उनको इन्फ्लेशन से बचाने के लिए
ये कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड दिया जाता है। मतलब इसके ये है ना जो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड वो इन्फ्लेशन इंडेक्स से भी जुड़ा होता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी ये भी इसका भी जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात करें तो ये बॉन्ड कूपन फ्लोस मतलब इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट्स दोनों पर इन्फ्लेशन को रिजर्व कर सकते हैं। देखिए ये तो केवल मूलधन को, ठीक है, आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट को कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, और इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रिंसिपल अमाउंट और कूपन्स फ्लो है मतलब जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट, दोनों को प्रोटेक्ट करता है। बस दोनों में इतना सही अंतर है। अब डेट मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, अर्थात ऋण बाजार। ये दोस्तों थोड़ा सा ठीक है। डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो डेट मार्केट्स के अंदर आता है डेट मार्केट में सबसे पहले आता है बॉन्ड्स। ठीक है, क्या आते हैं? बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक ऋण जो स्पेशल फिजिकल असेट्स के द्वारा सुरक्षित होता है। इसमें डिबेंचर के कंपेयर में इंटरेस्ट रेट कम होती है, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि इसके पीछे फिजिकल असेट्स होती है। देखिए अब हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स के अंदर है मसाला बॉन्ड्स, फिक्स रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड की बात करें तो ये भारतीय संस्थाओं मतलब जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है या इंडियन एंटिटीज है उनके द्वारा भारत के बाहर जारी किए जाते हैं। कहाँ? भारत के बाहर, और वो भी इंडियन रुपी डोमिनेटेड मतलब भारतीय रुपए के मूल्य वर्ग में। अब हम फिक्स्ड रेट बॉन्ड की बात करें जो है कूपन रेट पर जारी होते हैं। ठीक है, कूपन रेट फिक्स्ड होती है इनकी। और जैसे और कूपन रेट कब तक? जब तक कि इनकी मैच्योरिटी ना हो जाए कि भाई इतने ही मिलेंगे, फिर इस पर कोई चेंज नहीं होता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की बात करें तो वेरिएबल कूपन रेट्स होती है इनमें। और आपको पता है कूपन रेट मतलब डिस्काउंट पर जारी। अब हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स की बात करें तो सबसे पहले इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो हमारे पास है डेट और इक्विटी, दोनों में अंतर समझ लेते हैं पहले। देखिए डेट की बात करें अर्थात ऋण की बात करें तो ये ना निवेश के साधन है, और निवेश के साधन दो रूपों में हो सकते हैं, एक तो बॉन्ड और दूसरा है डिबेंचर्स के रूप में। ठीक है, और इसमें एक ब्याज की दर प्राप्त होती है। और इनका ना मतलब अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो इनका जो ऋण देने वाले हैं उनका पहला क्लेम बनता है मतलब पहला दावा मिलता है। और ये कब मतलब बहुत अच्छा होता है? जब ये अट्रैक्टिव हो जाएगा जब मंदी का दौर चल रहा है। ठीक है, कब? जब मंदी का दौर चल रहा है। और जो हमारा मतलब जो ऋण है उसको ना हम इक्विटी में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं? इक्विटी में। अब हम बात करें इक्विटी अर्थात हिस्सेदारी क्या होती है। देखिए दोस्तों इसे शेयर्स भी कहते हैं। अगर आपने इक्विटी ले रखी है किसी कंपनी की तो आप है ना डिविडेंड शेयर करेंगे मतलब लाभांश शेयर करेंगे। ठीक है, और अगर आप कंपनी दिवालिया हो जाती है तो आपका ना जो इक्विटी धारक हैं उनका लास्ट क्लेम बनता है। कौन सा क्लेम? लास्ट क्लेम। और बूम के जो टाइम है मतलब अर्थात आर्थिक तेजी का समय है उस समय ना ये इक्विटी अच्छा होती है मतलब अट्रैक्टिव होती है। और इक्विटी को है ना ऋण में नहीं बदला जा सकता, लेकिन ऋण को इक्विटी में बदला जा सकता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसके अंदर है हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल, शेयरों की अधिकतम संख्या जो कंपनी के लिए लीगली रूप से जारी कर सकती है। मतलब जो शेयरों की अधिकतम संख्या जो कंपनी कोई भी कंपनी लीगली जारी कर सकती है। कैसे जारी कर सकती है? लीगली। इशू कैपिटल मतलब शेयर जो वास्तव में कंपनी के शेयर धारकों द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा?
शेयर धारकों द्वारा जारी किए जाते हैं, वो इशू कैपिटल होती है। फिर हम बात करें सब्सक्राइब कैपिटल, तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल का एक हिस्सा होता है जिसमें संभावित मतलब पोटेंशियल शेयर होल्डर्स की एक ट्रेजरी खरीदने के लिए एक ट्रेजरी को खरीदने के लिए सहमत हुए हैं। मतलब सब्सक्राइब, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका मतलब कि आप उसका ऑथराइज कैपिटल थी उसकी, उसका हिस्सा हो चुके हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। पेड अप कैपिटल, देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब कैपिटल का एक भाग है जो शेयरों के बदले शेयर धारकों को प्राप्त होते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को मिलता है, पेड अप कैपिटल। अब प्राइमरी मार्केट से कैपिटल प्राप्त करने के रास्ते, तो प्राइमरी मार्केट से कैसे कैपिटल प्राप्त कर सकते हैं एक कॉर्पोरेट, तो उसके लिए है पब्लिक इशू। क्या है? पब्लिक इशू, अर्थात सभी ये है ना, इसकी विशेषता है कि कोई सा भी भारतीय इसे खरीद सकता है। यह कंपनी क्या कर सकती है, कोई भी कॉर्पोरेट, वो है ना अपना राइट इशू कर सकती है, अच्छा, मौजूदा शेयर धारकों से पूंजी उठाना दोबारा। और फिर प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है, जब कोई कंपनी इन्वेस्टर को या 49 मेंबर्स मैक्सिमम को वित्तीय सुरक्षा जारी कर सकती है ना, वित्तीय सुरक्षा मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी जारी करती है, इशू करती है, तो इसके अंदर शेयर्स हो सकते हैं, कन्वर्टेबिलिटी सिक्योरिटीज हो सकती हैं, तो इसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अब हम बात करें कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट का जो मैच्योरिटी टाइम है वो 1 ईयर से अधिक होता है, मतलब 1 साल से अधिक के मार्केट को कैपिटल मार्केट की विशेषता है कि कैपिटल मार्केट की जहां बात होगी वो 1 साल से अधिक का ही व्यापार 1 साल से अधिक का होगा। तो इसके अंदर 2 भागों में बांट सकते हैं हम, एक तो इक्विटीज अर्थात स्टॉक और डेट या बॉन्ड मार्केट। अब हम बात करें आरबीआई की, ठीक है, तो आरबीआई है ना लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रेगुलेट करता है। कौन सी सिक्योरिटीज को? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को। तो आरबीआई हमारा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और सेबी है हमारा, सेबी, वो लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव डेट मार्केट को रेगुलेट करता है, लॉन्ग टर्म, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उनकी जो टाइमिंग होती है ना वो 5 ईयर से 40 ईयर्स तक हो सकती है। अब बात करें हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, तो प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि जहां पर जारी करता अर्थात इशूअर पहली बार इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटीज जारी करके कैपिटल जुटाते हैं, अर्थात पूंजी जुटाते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि जब आईपीओ आते हैं तो आईपीओ जारी करते ही क्या करता है कि जो कोई भी कंपनी है वो क्या अपना पैसा इकट्ठा करती है, कैपिटल इकट्ठा करती है। तो जो पहली बार जारी किया जाता है ना वो प्राइमरी मार्केट में जारी किया जाता है। और सेकेंडरी मार्केट की बात करें, ये सबसे पहले जारी, ये पहले से जारी जो सिक्योरिटीज हैं, मतलब स्टॉक में अब लिस्ट हो चुकी है और अब स्टॉक्स में अब ट्रेडिंग हो रही है, तो ये हमारा सेकेंडरी मार्केट था। अब भारतीय पूंजी बाजार की बात करें तो वेंचर कैपिटल्स के बारे में आपको जानना होगा। वेंचर कैपिटल्स की बात करें तो प्राइवेट इक्विटी, ठीक है, जो उभरती हुई फर्मों को वित्त पोषित करती है, अर्थात जो हमारी उभरती हुई स्टार्टअप्स हैं, मतलब इमर्जिंग स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए जो कैपिटल लाने का काम करती है वो हमारा आता है वेंचर कैपिटल में। कौन सा कैपिटल में? वेंचर कैपिटल में। और इनका ना लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम एंजल इन्वेस्टर्स की बात करें तो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो इक्विटी के बदले स्टार्टअप्स को मतलब कैपिटल देते हैं। क्या देते हैं? कैपिटल, इक्विटी ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये आप पता है ना, कंपनी के साथ एक जुड़ाव है ना। और एंजल कैपिटल्स का जो मतलब एम होता है ना, एम मतलब मोटो, वो होता है कि कैसे भी करके ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है या हमारा ये व्यवसाय है वो सफल बन जाए। और आपको पता है वेंचर कैपिटल्स के अंदर होता है, वेंचर कैपिटल्स के अंदर होता है कि कंपनी काम अच्छा तो करे लेकिन काम अच्छे करने पर नहीं रहता उसका फोकस, कि मैं कैसे लाभ कमा सकता हूँ, अधिक से अधिक लाभ कमा सकता हूँ। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करें, CIS, तो ये है ना रेगुलेट होती है सेबी के द्वारा। और मतलब जैसे पुल वाली, जैसे कई कॉर्पोरेट्स मिलकर पुल बना लेते हैं ना, वही।
तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स CIS किसके द्वारा रेगुलेट होती है? सेबी के द्वारा, RBI के द्वारा नहीं। सोशल वेंचर फंड्स, सोशल वेंचर फंड्स की बात करें तो सोशल वेंचर फंड नेशनल इनोवेशन काउंसिल एंड, है ना, MSME मिनिस्ट्री ये जारी करती है इसे, और इंडियन इंक्लूसिव इनोवेशन फंड द्वारा संरक्षित फंड। और इसके अंदर कितना फंड होता है सोशल वेंचर फंड में? 500 करोड़ का फंड। और जो कौन इसकी रेगुलेट करता है इसे? सेबी। पार्टिसिपेटरी नोट्स की बात करें तो पार्टिसिपेटरी नोट्स अर्थात पी नोट्स, पी नोट्स की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले FPI के रूप में पंजीकृत होने वाले विदेशी निवेशकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स भारतीय शेयर बाजार में, अच्छा अर्थात ये भारतीय स्टॉक्स है, अब ये भारतीय स्टॉक है, इसके अंदर जो विदेशी निवेशक हैं उनको निवेश करने के लिए पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से अपना निवेश कर देते हैं। और पार्टिसिपेटरी नोट्स को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। ठीक है, अब हमारे पास है ESG, इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस फंड्स। इसको भी ESG को कौन बॉन्ड्स इसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी। और VIX इंडेक्स मतलब इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये ना निफ्टी का ना 30 डेज का जो पैरामीटर्स हैं उसकी जो अस्थिरता है ना उसका अनुमान लगाने के लिए। यदि VIX इंडेक्स ऊपर बढ़ता है तो वो अच्छा संकेत नहीं है, इसका मतलब है कि बाजार में वल्नरेबिलिटी अधिक बढ़ रही है। अब है हमारे पास स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये ना डेटेड सिक्योरिटी होते हैं और ये राज्य होते हैं, उन्हें लोन ले सकते हैं, राज्य को लोन लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है। अब हम बात करें शेयर बाजार अर्थात स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहां पर प्रतिभूति बाजार के उपकरण शेयर बॉन्ड्स आदि की ट्रेडिंग होती है उसे कहते हैं, अर्थात सिक्योरिटी मार्केट जहां पर शेयर बॉन्ड्स आदि की ट्रेडिंग होती है वो है स्टॉक एक्सचेंज। और इस भारत के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज फेमस हैं, एक तो BSE और NSE। हालांकि और भी है जैसे हम आगे आने वाले सेगमेंट में पढ़ लेंगे। अब आपको एक चीज और जाननी है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड की बात करें तो असेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वास्तव में, ये जो कई लोगों से पूल के रूप में पैसा इकट्ठा करती है और जो क्वालिटी असेट्स हैं जिनमें स्टॉक, बॉन्ड व अन्य जो क्वालिटी फंड्स हैं उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करती है और छोटी अवधि के लिए निवेश करती है, और छोटी अवधि के लिए कुल मिला के 10 से 15 साल। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट। कहां पर? इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को ये फोकस करती है। अब एक चीज और, सॉरी, इसमें भी कर देती है ये इन्वेस्टमेंट। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, है ना, ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अलग करना होगा मैं, ये है ना। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको मैं फिर एक बार बता देता हूं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये असेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है जो कई लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और स्टॉक, बॉन्ड व अन्य इन्वेस्टमेंट यूनिट्स के अंदर अपना पैसा लगाती है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और फिर हमारे पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, और ये 10 से 15 साल के लिए होते हैं। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की बात करें, तो डिपॉजिटरी क्या होती है? देखिए हमें पहले पढ़ना होगा कि डिपॉजिटरी, वैसे हमारे ये करंट अफेयर्स में भी है तो हम इसे विस्तार पूर्वक वहां भी पढ़ेंगे। यह ना विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करके उनसे कैपिटल जुटाने की एक व्यवस्था है। क्या है? कैपिटल जुटाने की एक व्यवस्था है जो घरेलू यथार्थ डोमेस्टिक मार्केट का भाग लेने में सक्षम नहीं हो सकते थे।
मतलब तो जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, वो डिपॉजिटरी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमें 3 प्रकार की डिपॉजिटरीज देखनी होगी। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अर्थात इंडियन डिपॉजिट, फिर है हमारे पास इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फिर है हमारे पास अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखिए, विश्व में जो हमारा वर्ल्ड है उसके अंदर कहीं भी कंपनियों को रिसोर्सेज चाहिए तो वो जीडीआर के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करेगी, और ये कहाँ, वो है लंदन शेयर एक्सचेंज में। अब इंडियन डिपॉजिटरी की बात करें, आईडीपी, अर्थात विदेशी कंपनियों को यदि भारत में संसाधन प्राप्त करते हैं तो वो एनएससी के माध्यम से इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे ही अमेरिका में अगर किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। ठीक है, अब हमें 3 चीजों के अंदर अंतर जानना है, एफडीआई, ठीक है, फिर एफपीआई, फिर एफएफआई। देखिए, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, एफडीआई जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश में स्थित किसी व्यवसायिक मतलब कॉमर्शियल यूनिट्स के अंदर और फिजिकल असेट्स के अंदर निवेश करती है, कौन से असेट्स? फिजिकल असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करे तो क्या कहलाएगी? वो दीर्घकालीन, वो है ना, एक तो लॉन्ग टाइम होगी और अपने साथ नॉलेज लेकर आएगा, स्किल्स लेकर के आएगा और टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। और जो एफडीआई का मुख्य उद्देश्य है ना, वो क्षमता व उत्पादन को बढ़ाना होता है, क्षमता व उत्पादन को बढ़ाना एफडीआई का। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो इनका ना मेन उद्देश्य भारतीय सिक्योरिटी अर्थात जो फाइनेंशियल असेट्स हैं उनके अंदर निवेश करना होता है। किसके अंदर निवेश करना होता है? फाइनेंशियल असेट्स के अंदर। अब एफएफआई की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये विदेशी कंपनी के शेयर बाजार के माध्यम से, विदेशी कंपनी शेयर बाजार के माध्यम से किसी कंपनी की इक्विटी खरीदता है। क्या खरीदता है? इक्विटी। अर्थात ये भी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, फाइनेंशियल मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हमारे पास एफडीआई के लिए 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं हमारे पास एफडीआई के लिए? वो है हमारे पास 2 रास्ते, और वो है ऑटोमेटिक और दूसरा है गवर्नमेंट। ठीक है, और ऑटोमेटिक के लिए हमें ना किसी भी गवर्नमेंट और आरबीआई से बिना मंजूरी के हम ये काम कर सकते हैं। अब वो सेक्टर जिनके अंदर है ना हमें एफडीआई की अनुमति नहीं है, किसके अंदर अनुमति नहीं, तो वो है रिटेल ट्रेडिंग की, एटॉमिक सेक्टर में, लॉटरी, गेमलिंग, इनके अंदर भी नहीं, चिट फंड के अंदर भी नहीं, एग्रीकल्चर के लिए भी नहीं है, बस टी प्लांटेशन के लिए है, फिर रियल एस्टेट, फिर तंबाकू, और तंबाकू के लिए भी नहीं है क्योंकि तंबाकू के लिए जो निवेश है वो फेमा एक्ट के तहत रेगुलेट होता है। कौन सा एक्ट? फेमा एक्ट। अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की बात करें तो सीडीएस, मतलब ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। ये है ना अपने निवेशकों को क्रेडिट रिस्क की भरपाई करते हैं, अर्थात स्थानांतरित कर देते हैं, और ये एक प्रकार का बीमा है। तो मैं आपको इसको सरल भाषा में बता देता हूँ कि ये कोई बैंक है जैसे HDFC, और ये कोई कंपनी है लार्सन L&T। अब क्या करेगी कि इसने ना इसे अपने सिक्योरिटीज दी और इसके बदले इन्होंने लोन दे दिया। अब लोन में एक नई कंपनी आई कि सर आपने इसका वो खरीदा, बॉन्ड खरीदा है तो आप बीमा करवा लीजिए। तो ये जो बीमा करेगा ना, बीमा के बदले से अपनी जो ये टेंशन है, इसके जो चुकाने की जो चिंता थी, वो किसको ट्रांसफर कर दी? इसे। और इसे क्या मिला? ये इसे प्रीमियम वसूलेगा। बस यही है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप।
अब आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ की बात करें तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसका मतलब होता है कि जब कोई कंपनी पहली बार जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मनी अर्थात इक्विटी जुटाने के लिए शेयर जारी करती है। क्या जारी करती है? शेयर जारी करती है। और शेयर जारी करती है, ठीक है, इसे तो कहते हैं आईपीओ। अर्थात मार्केट में पहली बार शेयर मतलब अपना फर्स्ट टाइम कैपिटल जुटाने के लिए जो अपने शेयर जारी करती हैं वो है। अब एक ब्लू चिप कंपनियों के बारे में भी आपने सुना होगा। ब्लू चिप कंपनियों का मतलब होता है कि वे कंपनियां जो अपना अच्छा वित्तीय प्रदर्शन करती है वो। और बुलिश का मतलब तेजी और ब्लैकिश का मतलब मंदी का दौर, ठीक है। सर्किट ब्रोकर के बारे में भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। पूरे इंडेक्स में कीमतों में भारी गिरावट व तेजी को रोकने के लिए जो उपाय है वो है सर्किट, क्या है? वो है सर्किट ब्रोकर। गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती है? गिल्ट एज सिक्योरिटीज की बात करें, सरकार द्वारा जारी बॉन्ड जिसके अंदर जोखिम मतलब रिस्क बहुत कम होता है, उन्हें कहते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी। अब स्क्रिप्ट शेयर की बात करें, स्क्रिप्ट शेयर तो ये ना बोनस शेयर के जैसे होते हैं, बोनस शेयर, ठीक है। आप ऐसे स्क्रिप्ट बोनस, स्क्रिप्ट बोनस। अब वो पेनी स्टॉक की बात करें तो पेनी स्टॉक है ना, ये लंबी अवधि के लिए स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम कीमत पर रहते हैं, बहुत कम कीमत पर आपको हमेशा बहुत ही कम कीमत दिखाई देगी। बाजार बढ़ रहा है तो भी। अब कर्व डीलिंग की बात करें तो कर्व डीलिंग क्या होती है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसके जो लेन देन है उससे जो बाहर एक्सचेंजों के जो एक्सचेंज है उनके अंदर इसकी ट्रेडिंग्स होती है, मतलब एक्सचेंजों से बाहर का जो लेन देन होता है उसे कर्व डीलिंग कहा जाता है। अब हमें सेबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेबी की बात करें तो 1992 के अंदर ये ना क्वासी मतलब अर्धविधायी, क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक और क्वासी एग्जीक्यूटिव मतलब अर्ध कार्यपालिका शक्ति रखती है। स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई का रजिस्ट्रेशन भी करती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, है ना। इंडियन एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो ये ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किसका है? नेचुरल गैस के लिए। किसके लिए? नेचुरल गैस की ट्रेडिंग के लिए। और ये स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट के लिए भी काम करता है। अब इरिडा के बारे में आप गूगल से पढ़ लेना, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बॉन्ड तो ये भी कोई खास है नहीं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता G20 के अंदर बात हुई थी इसे, क्योंकि हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे इस वजह से मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ इसे। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आशा है कि आप काम एक बार अपना